चलिए आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट आपके एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियस, एटम एंड न्यूक्लियस। फिलहाल आज हम एटम को पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी वाला जो टॉपिक है आपका वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी बाकी मैं डिस्कस करूंगी रिवीजन में। एक बार पिछली बार भी पढ़ाया था, पिछली बार भी नहीं था, पर रिवीजन में पढ़ाऊंगी। एक बार पहले जो सिलेबस है वो करवा के फिर सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसके अंदर जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल क्या कहता है आपसे? ये मॉडल कहता है आपसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द एटम। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, लाइक दैट सीड्स इन द वाटरमेलन। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें नेगेटिव चार्ज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे सीड्स इन द वाटरमेलन। सीड्स इन द वाटरमेलन। सीड्स इन द वाटरमेलन। ठीक है, या जब खीर बनाते हो तो दूध में आपने चावल डाल दी, तो चावल नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेंगे और दूध आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली दूध डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर चार्ज नेगेटिवली चार्ज वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस थ्योरी से ये एक्सप्लेन हुआ कि एटम क्या है बच्चों, न्यूट्रल। एटम क्या है बच्चों, न्यूट्रल। यहाँ पे हमने ये तो एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पे कि एटम क्या है आपका, न्यूट्रल है। एक सेकंड बच्चों, मैं एक बार थोड़ा सा कैमरा सही कर देती हूँ, 1 सेकंड। थोड़ा सा 1 सेकंड। ठीक है, लेकिन बच्चों और इस एक्सपेरिमेंट से हम केमिकल रिएक्शन, दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द explain the chemical reaction और radioactive disintegration। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन आपने थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे पढ़ा होगा कि यूरेनियम 238, ठीक है, वो ब्रेक हो गया थोरियम प्लस हीलियम में 9234। अपने आप एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है रेडियोएक्टिव डिके, जो मैं अभी कह रही थी। थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है बच्चों ये इस बार, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी जरूर। ठीक है, हाँ। दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन और रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लेकिन बच्चों ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बता पाया, मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को इसने एक्सप्लेन नहीं करा। इट डज नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। दिस एक्सपेरिमेंट फेल हो गया बच्चों ये आफ्टर सम टाइम 1897 के आसपास इसका बड़ा बोलबाला था। 1897 के आसपास इस एक्सपेरिमेंट की बड़ी चर्चा में था, क्योंकि एटम न्यूट्रल है ये बात भी प्रूव हो रही थी, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी प्रूव हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शंस को भी प्रूव कर पाए। लेकिन बच्चों ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, it could not explain the Rutherford experiment. It could not explain the Rutherford experiment. Rutherford alpha scattering
एक्सपेरिमेंट। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है आपका बच्चों फेल हो। ठीक है, और बाकी और भी कई सारे फिनोमिना आए बच्चों। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, यस बेटा वही बात है, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल अलाइनमेंट, बार्नर एटम स्पेक्ट्रम ऑफ एटम भी कह सकते हैं, और स्पेक्ट्रम ऑफ एटम ये कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। और भी कई सारे फिनोमिना थे, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड, उसे तो न्यूक्लियस के बारे में ही नहीं बताया कुछ, है ना। तो इनसाइड तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और भी कई सारी थ्योरी थी जो कि हम न्यूक्लियस के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं एटम के अंदर, वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं बता पाया था, इसलिए एक्सपेरिमेंट फिर वहां पे फेल हो गया। अब हमारा मेन काम आता है आपका अल्फा स्कैटरिंग फिनोमिना। इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट में बैठ जाती हूँ, जब तक ले लो तुम लोग। हो गया, ओके, वेल डन। ठीक है बच्चों, हिमांशु चंदेला नहीं आया आज, सचिन, हिमांशु चंदेला, साहिल है भाई, मुकुट, मुकुल, देखिए बेटा अब बात करते हैं अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग। रदरफोर्ड और उसके कोवर्कर्स ने 1911 के आसपास, रदरफोर्ड ने पहले इस पर 1906 के आसपास काम करा था। फिर जीजर और मार्डशन जो इसी के कोवर्कर थे बच्चों, 1911 में इसी की लैब में काम कर रहे थे इसके साथ, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही, और उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग फिनोमिना यहाँ पे दिया। मतलब इन्होंने किसकी डिस्कवरी पता लगे हमें इस एक्सपेरिमेंट से, न्यूक्लियस। आपसे पूछे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, तो रदरफोर्ड। ठीक है, 1911 न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों, रदरफोर्ड। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया उन्होंने कि यहाँ पे देखो, ये एक आपके पास लेड कैविटी थी जिसके अंदर एक ऐसे सब्सटेंस को रखा गया जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता हो, जिसे बिस्मिथ लिया गया था आपके पास एक्सपेरिमेंट। बिस्मिथ की जगह हम कोई भी ऐसा एटम्स ले सकते हैं जिसको अल्फा पार्टिकल को क्या करे, एमिट करे, जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता हो बच्चों। ठीक है, ये लेड कैविटी थी, लेड कैविटी के अंदर यहाँ पे बिस्मिथ को रखा गया। यहाँ पे बच्चों कोलीमीटर लगा दिया गया, ये है कोलीमीटर बच्चों, कोलीमीटर एक बार समझ लो, फिर हम इसको लिख लेंगे थ्योरेटिकली, कोलीमीटर। और यहाँ पे एक बच्चों गोल्ड फॉयल लगे, गोल्ड फॉयल। ठीक है, और यहाँ पे ये होती है बच्चों एक ZNS स्क्रीन, ZNS स्क्रीन। ठीक है, हाँ, जो कि हम माइक्रोस्कोप से इन सब चीजों को यहां से ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, ZNS जिंक सल्फेट, ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फेट स्क्रीन। ठीक है बच्चों, ये बिस्मिथ से अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, यहां से क्या निकले बच्चों, अल्फा पार्टिकल।
ये कॉलीमेटर का बच्चों अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो इधर उधर ऐसे जाएंगे, देखो यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे इधर उधर जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि आपके पास बल्ब है, बल्ब से लाइट आएगी तो पूरे रूम में फैल जाएगी, लेकिन अगर मैं बल्ब के आगे एक पाइप लगा दूं, बल्ब के आगे मैंने एक पाइप लगा दिया, उसका सीधा फोकस सामने वाली दीवार पे जाएगा उस लाइट का, है ना। हाँ, तो वो पाइप किसका काम कर रहा है? कॉलीमेटर का। इसी तरह यहाँ पे ये कॉलीमेटर लगा दिया जो अल्फा पार्टिकल को इधर उधर जाने से रोकेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ। अब आपके पास ये गोल्ड फॉइल से टकराए, ये अल्फा पार्टिकल यहां से आगे गए, गोल्ड फॉइल से टकराए, गोल्ड फॉइल से टकरा के हमने देखा कि ये जड़ना स्क्रीन पे साइंटिलेशन एक इफेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ जो कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व हुआ। साइंटिलेशन मतलब एक चमक, एक चिंगारी सी कुछ प्रोड्यूस हुई, कुछ इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ पे देखा कि वो हर सिचुएशन में नहीं होता। उसके लिए क्या था कि आपके पास जैसे ये इसकी ऑब्जर्वेशन में मेन ये आया यहाँ से कि यहाँ से देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्वेशन में जब करा गया तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं बच्चों, कुछ अल्फा पार्टिकल तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ पार्टिकल थीटा लेस देन 90 डिग्री पर क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट। और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मतलब 99.8 के आसपास अल्फा पार्टिकल सीधे ही बाहर निकल गए, सीधे ही निकल गए इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन दोबारा से समझाती हूँ। फिलहाल मैंने इतना ही समझाया कि एक्सपेरिमेंट की सेटिंग क्या थी। एक लेड कैविटी ली, उसके अंदर बिस्मिथ को रखा गया, यहां से अल्फा पार्टिकल बच्चों एमिट हुए, वो गोल्ड फॉइल पे टकराए। मैंने कहा गोल्ड फॉइल को क्यों लिया बच्चों? बिस्मिथ की जगह में कोई भी ऐसा मैटर ले सकते हैं, जो एटम ले सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, हाँ, एक्सपेरिमेंट में बिस्मिथ यूज करा गया था। गोल्ड फॉइल की मेलेबिलिटी बच्चों ज्यादा अच्छी होती है अदर मेटल की बजाय। गोल्ड फॉइल क्यों यूज करते हैं? बिकॉज malleability of gold foil more than other metals। ठीक है, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं पर उसकी malleability इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होती, इसलिए क्या यूज करते हैं बच्चों इसमें? गोल्ड फॉइल, क्योंकि गोल्ड फॉइल की malleability सी ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो अल्फा पार्टिकल आए, गोल्ड फॉइल पर टकराए और हमने देखा डिफरेंट एंगल्स पर पार्टिकल एमिट हो। कुछ पार्टिकल यहाँ से सीधे चले गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए, कुछ किसी एंगल पर, कुछ किसी एंगल पर, कुछ ऐसे वापिस ही आ गए, कुछ ऐसे चले, कुछ सीधे ही चले गए यहाँ से। ये ऑब्जर्वेशन बच्चों हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिली। अब मैं ऑब्जर्वेशन को समझाऊंगी, नोट कर लिया इतना सबने? हाँ हाँ, अब इस ऑब्जर्वेशन को लिखती हूँ और समझाती। ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों? एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले बच्चों मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और रीजन में दोनों एक साथ लिख देती हूँ, ऑब्जर्वेशन और रीजन। ठीक है, हाँ ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द alpha particle passes through the atom undeflected or state
लगभग अबाउट 99.8% एटम पार्टिकल्स तो है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हिमांशु चंदेला इतनी लेट कैसे आया? तेरे थप्पड़ मारूंगी हिमांशु चंदेला, क्लास में टाइम पे आया कर। अरे तो सचिन नहीं आया, क्या बात है? ना साहिल आया। आज फोन करती हूँ, देखिए यहाँ सीधा ध्यान दो। देखो मैंने क्या बच्चों, जब अल्फा पार्टिकल इधर आया है ना, तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मान ले 1000 आए तो उसमें से 998 मान लो 998 पार्टिकल्स सीधे ही पास हो गए। उसमें से 998 पार्टिकल सीधे ही चले गए। इसका मतलब क्या था बच्चों? बुक में अलग अलग लिख रखा है, मैं एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या था बच्चों? वहां पे एटम क्या है? एम्प्टी। इट मीन्स, इसमें रीजन में लिख लेना आप लोग, यहाँ पे रीजन में लिख लो। इट मीन्स मोस्ट पार्ट means most part of the atom is empty. मोस्ट ज्यादातर एटम का पार्ट खाली है। जो कुछ चीज अल्फा पार्टिकल है उसे कुछ टकराने वाला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को टकराया ही नहीं, कोई मास ही नहीं मिला, ठीक है। हाँ हिमांशु, ठीक है बेटा क्लास 10 करो, हम अल्फा स्कैटरिंग फिनोमेना पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट मींस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। जहां से पार्टिकल्स सीधा पास चले गए, कोई उन पर रुकावट नहीं आई, इसका मतलब वहां पे एटम कैसा था बच्चों? एम्प्टी था। ये कंक्लूजन वहां से निकला। सेकेंड पॉइंट बच्चों, one particle in 8000 particles is deflected at angle more than 90 degree. 90 डिग्री, मतलब कि 8000 पार्टिकल हैं, तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा है जो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ये आपके पास एटम है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। तो इसके ऊपर जैसे इसे दूर जाएंगे, यहाँ पे मान लो 8000 अल्फा पार्टिकल आए, तो एक पार्टिकल जो है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1000 पार्टिकल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा बच्चों? क्यों भाई? महेश नहीं आई बात समझ? महेश कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? महेश आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाँ मैं इस चीज को दूसरी लैंग्वेज में लिख देती हूँ। इसी लैंग्वेज को बुक में थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, और 0.13% ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा, थोड़ी देर में अभी समझाती हूँ, ग्रेटर देन, ये इंडियन आर्मी पावर का फैन कौन है भाई? हाँ देखो, वो ये कहना चाह रहा है महेश, ये इंडियन पावर आर्मी के नाम से किसने ज्वाइन करा है बेटा? अभी बताना, किसके आईडी है ये? बोले नहीं, मैं अभी रिमूव कर रही हूँ आपको यहाँ से जल्दी से। सचिन अपने नाम से आईडी बना। सचिन थप्पड़ मारूंगा अपने नाम से आईडी बना, नहीं तो, ठीक है। हाँ
रही बेटा, देखो, हाँ एक सेकेंड देखो महेश, जैसे वो ये कह रहा है एटम है, एक अगला पॉइंट समझ ले फिर उसके बाद ये पॉइंट समझाते हैं, अगला पॉइंट लिख ले फिर उसके बाद ये पॉइंट समझेगा। 1 in 10⁻⁶ particles are deflected at an angle theta is equals to 180 degree, और से reflected back, और से reflected back, reflected back। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द चार्ज, मैक्सिमम चार्ज इज कंसिडर्ड इन स्मॉल रीजन। ये चीज क्या बता रही है, ये ऊपर से लिख ले फर्स्ट पॉइंट, देखो हाँ एक बार ऊपर से लिख लो, फिर फर्स्ट पॉइंट लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ, अभी बता रही हूँ। थर्ड पार्ट के रीजन में देखिए, हाँ थर्ड पार्ट का रीजन क्या बता रहा है आपको, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, रीजन थर्ड पार्ट का रीजन लिख रही हूँ, ये सेकंड के रीजन की जगह छोड़ देना, मैं अभी लिखती हूँ, सेकंड के रीजन की जगह छोड़ना, मैं अभी लिखती हूँ। ये कौन है फालतू की बकवास कर रही है, ये मैं इसीलिए कहती हूँ तुम अपने नाम से आईडी बनाया करो। ये एक सेकेंड रुको, मैं इसको रिमूव करती हूँ। ये कौन है, ये कहाँ से आया, ये बकवास कर रही है, इंडियन आर्मी। इसलिए बार बार कई बार कह लिया कि अपने नाम से आईडी बनाओ। मैं आज के बाद तो मैं करूंगी नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, अपने नाम से आईडी नहीं बनाओ। देखिए अब यहां से, हाँ इसकी थोड़ी जगह छोड़ देना, अभी रीजन लिख रही हूँ सेकंड का। 1 in 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, रीजन मोस्ट ऑफ द चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, मोस्ट ऑफ द चार्ज और मास concentrated in the very small region। देखिए क्या इसका मतलब, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो वो ये कहना चाह रहा है एक छोटा सा रीजन है जहां पे 1 मिलियन जब पार्टिकल गए, 1 मिलियन पार्टिकल्स, तो बहुत अरबों खरबों पता नहीं कितने पार्टिकल्स आते हैं, तो एक पार्टिकल यहां से एक 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। रिफ्लेक्ट बैक का मतलब क्या है बच्चों, रिफ्लेक्ट बैक का मतलब क्या है कि ऐसा रीजन है एटम के अंदर जहां पे थोड़े से रीजन में ज्यादातर चार्ज कंसंट्रेटेड है, थोड़े से रीजन में ज्यादातर मास कंसंट्रेटेड, जिसे क्या कहा गया था बेटा, न्यूक्लियस। इसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ दूसरा बच्चों अब यहां आ जाओ सेकंड पार्ट के रीजन में। ये थर्ड पार्ट समझ आ गया महेश, महेश बोलिए बेटा, धोनी की आईडी से महेश आ गया बेटा, रिप्लाई दे महेश। थर्ड पार्ट पॉइंट समझ आया कि थीटा 180 डिग्री में जब पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब एटम के अंदर एक छोटे से रीजन में ज्यादातर चार्ज कंसंट्रेटेड है उस पॉइंट के ऊपर। महेश धोनी की आईडी से, उसको थोड़ा डाउट था शायद कोई,
इज प्रेजेंट एयर, चला गया। अब देखो, हाँ, अब सेकंड पार्ट के रीजन में लिख लीजिए एक बार, इसमें सेकंड के रीजन में लिख लीजिए, इसके रीजन में परसेंट ऑफ पार्टिकल, परसेंट ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड at an angle of theta greater than 1 degree। इसका मतलब क्या है बच्चों, देयर इज, रीजन में लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है, देयर इज, इसका मतलब है देयर इज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज in the atom, in the atom, नोट करिए। हाँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिया? हाँ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ, अब मैं इसको थोड़ा इजी में भी समझा दूंगी, थोड़ा सा लिखना जरूरी था, फिर आप किसी को इतना बड़ा ना लिखना हो तो उसके लिए छोटा भी बताऊंगी, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल, is, number of alpha particles scattered at different angle is kz square sin की पावर 4 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है, हमारे सिलेबस उसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ kz स्क्वायर sin की पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है। हाँ, अब देखिए इस चीज को तुम लैंग्वेज में, सीधे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो। देखो जो मैंने आपको ये 4 बातें बताई, ठीक है, सीधी सीधी, सबसे पहले आप लिख सकते हैं, जिन बच्चों को कुछ ना समझ आए बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ। सम पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, पहला पॉइंट सीधा लिख लेना, जिसको ये याद ना रहे कितना परसेंट कितना रेशो, सीधा सीधा लिख देना। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल are undeflected, are undeviated or deflected. It means atom is empty. Most part of the atom is empty. It means most part of the atom, most part of the atom is empty. Most part of the atom is empty. हाँ, तो सीधा ये लिख देना, ठीक है। दोनों तरीके से लिखवा लो। Some particles are deflected. Some particles are deflected at an angle theta greater than 90 degree और थीटा लेस देन 90 डिग्री। कुछ पार्टिकल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट है, कुछ लेस देन 90 डिग्री। थर्ड नंबर का पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। सम पार्टिकल्स आर रिटर्न बैक at an angle, सब पार्टिकल डिफ्लेक्टेड लिख लो, डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। चौथा पॉइंट लिख देंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल इज दिस। के क्या है, कांस्टेंट बच्चों,
क्या क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट जेड क्या एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है, और थीटा भी द एंगल, ठीक है। ये बातें लिखनी, देखो अब मैं इस चीज को दोबारा से बताती हूँ। कुछ पार्टिकल थीटा 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो गए, रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थी। कुछ पार्टिकल बच्चों, मोस्ट ऑफ पार्टिकल सीधे ही पास हो गए, मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स आर पासिस, रेड पेन का रख दिया, चलो नहीं मिल रहा, कोई नहीं। अब देखो कुछ सब पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ग्रेटर देन, जो न्यूक्लियस के पास होगा, तो वहां पे जब देखो न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल में भी चार्ज कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो जो पार्टिकल न्यूक्लियस के जस्ट थोड़ा पास से निकलेगा तो वहां रिपल्सन ज्यादा होगा बेटा, रिपल्सन ज्यादा होगा, वहां थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाएगा न्यूक्लियस से तो एंगल क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता चला। इसमें लिखा 0.14%, सारे पार्टिकल्स में से 0.14% पार्टिकल्स जो है थीटा लेस देन 90 या थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री पर क्या हो रहे हैं बच्चों, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये तीन बातें आपको याद रखनी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर अनडेविएटेड, some particle deflected theta greater than 90 degree and some particle are deflected at an angle of 180 degree. थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब वहां पे स्मॉल कुछ चार्ज है जिसके कारण रिपल्सन हुआ, ठीक है। रिटर्न बैक का मतलब क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री का रीजन क्या लिखोगे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चार्ज concentrated in very small region, most of the charge is concentrated in very small region. This gives the discovery of nucleus, this gives the discovery of the nucleus, this concept gives the discovery of the nucleus। ये तीन बातें लिख देना, वो सब बातें मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से लिख दी थी, थोड़ा एनसीईआरटी में लिखा हुआ था इसे, वो ना याद रहे ये लिखो सफिशिएंट, ये तीन बातें, ठीक है। हाँ नोट कर लो ये जल्दी से। अगला है बच्चों आपके पास एक ग्राफ बनाएंगे इसका अल्फा स्कैटरिंग का। ये ग्राफ था आपका, ये न्यूक्लियस, मैं तीन सिचुएशन बना रही, रिफ्लेक्टेड बैक यहाँ से, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये थीटा लेस होता जाएगा, और इधर से कुछ पार्टिकल सीधे ही निकल गए। अब ये एंगल थीटा और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड का ग्राफ ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप ले सकते हो 0, 20, 40, 60, 80, 100, इसी तरह पे 1, 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶, इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट। जैसे जैसे आप देखो न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वहां पे स्कैटर्ड क्या होते जाएंगे आपके, कम होते चले जाएंगे। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड क्या होंगे आपके, ये कौन है, ये फिर कौन आ गया यहाँ पे, एक मिनट बेटा, ये साहिल भारद्वाज के आईडी से साहिल भारद्वाज है या कोई और है बेटा, ये साहिल भारद्वाज बोलिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से आपको। ये देख फालतू की बकवास लेके आ जाते, साहिल भारद्वाज के आईडी से आ रही है। मगर साहिल का तो फोन आया था कि मैम मैं नहीं आऊंगा। अब देखिए बेटा, यहां से मैं एडमिट ही नहीं करूंगी अगर तुम लोग 10 मिनट के बाद आओगे तो आज के बाद।
हाँ देखो, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और एंगल के साथ, ठीक है। हाँ नोट करिए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार इस चीज को। हाँ क्या हुआ है, अभी भी क्लास खत्म नहीं हुई है। हाँ कोई नहीं, ठीक है देर बाद। हाँ आगे देखिए बेटा, अब बात करते हैं बच्चों, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर और हम निकालेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक पॉइंट और लिख लो इसके अजम्पशन में कि जो हमने स्कैटरिंग मानी थी, कोलिजन जो होता था, कोलिजन कैसा था बच्चों, इलास्टिक। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये लिख लेना पॉइंट नंबर 5 में, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, experiment collision between the nucleus and the alpha particle is elastic। कोलिजन कैसा अज्यूम करा था बच्चों, कैसा होता है आपका, इलास्टिक। ये पॉइंट ऑफ लिख लीजिए कि कोलिजन कैसा होगा आपका, इलास्टिक, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्पैक्ट पैरामीटर ना, सॉरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ, यहां से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। ये ऐसे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन यहां से इस कंसेप्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक में कनेक्टेड होते हैं। हाँ देखिए एक बार, एक मिनट में इंक डाल देती हूँ। हाँ 1 सेकेंड। देखो बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखिए बेटा यहां से, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ चार्ज कंसंट्रेटेड इन द एटम, एक ऐसे छोटा सा रीजन एटम के अंदर जिसके अंदर मोस्ट ऑफ चार्ज क्या बच्चों, कंसंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस का। तो यहां से अल्फा पार्टिकल गया बच्चों और 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में कोलिजन हुआ, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में क्या हुआ बच्चों, कोलिजन, और उसे टकराए बगैर ही, ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन, टकराए, कोलिजन तो हुआ लेकिन अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी चार्ज कितना होता है बच्चों, प्लस जेड, दोनों में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, ठीक है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराए बगैर ही क्या हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट वॉक हो गया कुछ डिस्टेंस से, टकराया नहीं उससे पहले ही मैंने बताया था कोलिजन जब पढ़ा है +1 में कि कोलिजन में नेसेसरी कंडीशन है दो चीजें आपस में टक्कर खाए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर। निकालेंगे कैसे बेटा इसको, देखो अल्फा पार्टिकल यहाँ से मूव करके गया सोर्स से, लेड कैविटी से, ठीक है, तो किस काइनेटिक एनर्जी से मूव करके गया, तो देखो मैं मूव कर रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, फिर मैं रिफ्लेक्ट बैक होगी तो 1 सेकंड के लिए रुकूंगी, फिर मैं वापस चलूंगी, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था बच्चों, UI KI बराबर UF KF। ये इक्वेशन कब लगा सकते हैं, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों KQ1Q2/R प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वही बच्चों KQ1Q2/R प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये K1 या आपकी K2, ठीक है। हाँ देखो सोर्स कहाँ पे होगा बच्चों, इन्फिनिटी पे, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है। और फाइनली जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगा तो वो रेस्ट में आएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। वही बात हुई कि वो मूव करके गया तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से क्या मिला कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई बच्चों,
के पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R। Q1 क्या है बच्चों? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है बच्चों? प्लस ZE। Q2 क्या है बच्चों? चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है बच्चों? प्लस ZE ना भाई, 2E। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? हाइड्रोजन एटम का डबल, 2E, 2He4। अल्फा पार्टिकल 2He4। तो रखिए बच्चों R क्या? डिस्टेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर के ZE 2E बाई R। R को इधर ले आओ तो के 2k ZE स्क्वायर बाई 1/2 mv का स्क्वायर। ये क्या आ गई बच्चों? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब लिखेंगे व्हेन अल्फा पार्टिकल scattered from cavity and go towards the nucleus, then is reflected back with elastic collision from the nucleus at an angle of 90 degree. This distance is called distance of closest approach. इस डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं बच्चों? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नोट करिए। हो गया। चलिए अब देखो बच्चों, यहां से ये वैल्यू जो आएगी न्यूक्लियस की, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बताएगी आपको। आर के की वैल्यू, आर कितना है बच्चों आपके पास? निकल के यहां से बेटा 2kZe स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी होता है अल्फा पार्टिकल जो बच्चों एक्सपेरिमेंटली मेजर हो लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 के आसपास भी ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जेड गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 79, के की वैल्यू 9 × 10⁹, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो रेडियस और जो आर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से आपके निकल के, ये अप्रोक्सीमेटली आती है 4.13 10⁻14 मीटर के आसपास। लगभग आप फर्मी ऑर्डर में कह सकते हो, फर्मी ऑर्डर किसमें आती है बच्चों? ये लगभग आपके पास यहाँ से ये फर्मी ऑर्डर। ये कौन आ गया अभी? ये मुझे लग रहा है तुम में से कोई सा कर रहा है बकवासी। इतनी देर से क्लास स्टैंड कर रहा था, आप कौन से स्क्रीन शेयर करिए? ये किसके नाम से? ये अश्वनी के नाम से। अश्वनी, ये तूने स्क्रीन शेयर कैसे कर रखी है? ये मैडम मैं तो क्लास में जवाब दे रहा हूं और भी शेयर कर रखिए। कल से 10 मिनट के बाद जो आएगा उसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। अपने नाम की आईडी से आएगा तो एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। पहले अप्रोक्सीमेटली फर्मी ऑर्डर में आती है बच्चों, ये फर्मी ऑर्डर 14-15 मीटर के आसपास ना। यूट्यूब पे नहीं लूंगी बेटा। दीपांशी बेटा आप प्रेजेंट हो यहाँ पे? दीपांशी, हाँ चलिए, हाँ हो गया बेटा। हाँ आगे देखिए, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस किस में आ गया बच्चों? फर्मी ऑर्डर 10⁻15 मीटर के आसपास। हाँ आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर। फिर इसकी न्यूमेरिकल बताती हूँ। तो एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, इम्पैक्ट पैरामीटर। हाँ उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए क्या है बच्चों, ये आपके पास न्यूक्लियस है, बड़ा सा बना देती हूँ।
यहां से ये पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां से परपेंडिकुलरली पार्टिकल जिस भी एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा, जैसे ये B1, ये B2, और भी लगा लू मैं B3, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसे क्या कहेंगे बच्चों? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे उसको? इम्पैक्ट मीटर पैरामीटर। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the velocity vector it is a perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus is called impact parameter. क्या बोलते हैं उसको बच्चों? इम्पैक्ट पैरामीटर। इसकी वैल्यू होती है बच्चों B इज इक्वल टू KZE² cot थीटा बाई 2 1/2 mv का स्क्वायर, या एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं KZE² cos थीटा 1 प्लस cos थीटा और 1/2 mv का स्क्वायर। ये होती है इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू। ये ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। ये इसी को सोल्व करके कोट की फॉर्म में लिख देते हैं। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा खोल लेंगे तो देखो 1 प्लस cos थीटा खोलोगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस को खोलोगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो cos अपॉन sin क्या बचेगा? cot थीटा बाई 2। अरे देखो इसको खोलोगे क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे वाले को खोलोगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 क्या बचा? cot थीटा बाई 2। हाँ, तो यही आ जाए। इसका भी डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, एमएससी में करते हैं हम इसका डेरिवेशन, है ना, बहुत बड़ा होता है, 4 पेज का। आपको करना नहीं है, इसको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। हाँ, एक याद रखना कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। इम्पैक्ट पैरामीटर थीटा के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए कैसे? हाँ, देखिए कैसे। देखो थीटा के अगर न्यूक्लियस के पास से जाएगा कोई पार्टिकल तो वहां फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा दूर जाते हो तो थीटा क्या हो जाता है? लेस देन हो जाता है, क्योंकि वहां पर रिपल्सन थोड़ा सा कम हो, जितना पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर जाएगा वहां पर रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, है ना। हाँ, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों थीटा। यस यस, नोट करिए इस बात को, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ, और न्यूमेरिकल देखो। हाँ, एक छोटा सा ड्रॉबैक और लिख लो, ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। हाँ, ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। न्यूमेरिकल करते हैं एक दो, आज थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी बेटा। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, फिर कल इस टॉपिक को नहीं रखूंगी, बस 10 मिनट और, ज्यादा नहीं, अटेंडेंस लेके छोड़। ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल 2 नंबर में अक्सर पूछ ले जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इट कुड नॉट explain the stability of the atom, of the
एटम. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. देखो कैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा बच्चों कि एटम है, एटम के अंदर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. उसने कहा एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. हाँ, कैसे, आप इस रिवॉल्व करता हुआ एनर्जी को एक्सेलरेट करता है और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाता है. न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करता हुआ फाइनली वो किस में गिर जाता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर. फाइनली किस में गिर रहा है बच्चों, वो न्यूक्लियस. उसने कहा लाइक मैक्सवेल कंडीशन. मैक्सवेल पढ़ा था हमने 4th यूनिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 5th यूनिट में, कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emit the radiation. उसने कहा जैसे एक्सवेल ने कहा था कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता तो रेडिएशन एमिट करता, मतलब एनर्जी का लॉस करता है. एनर्जी का क्या करता है बच्चों, लॉस करता है. रेडिएशन एमिट होगी तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी. तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सेलरेट करता हुआ सारे ऑर्बिट में अपनी एनर्जी को लॉस करता है और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाता है. ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं. उसने कहा एटम है, ये बात ठीक थी उसकी, एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बात यहाँ तक उसकी ठीक थी. लेकिन उसने कहा फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है जैसे मैक्सवेल ने कहा था उसी के अकॉर्डिंग, और फाइनली अपनी एनर्जी का लॉस करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. सेकंड पॉइंट है बच्चों, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the discrete spectrum of the atom. देखो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन सारे इस ऑर्बिट में भी एग्जिस्ट करता है, इस ऑर्बिट में भी एग्जिस्ट करता है. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास सारी एनर्जी है. जैसे KLMN सीरीज जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, KLMN सीरीज, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी तो K सेल में होगा, इतनी एनर्जी होगी तो L सेल में होगा, इतनी होगी तो M सेल में, तो सारी थ्योरी फेल होगी, है ना. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ए पॉसिबल. डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मैं कहूं ये प्रिज्म है, प्रिज्म पे तुम व्हाइट लाइट जब डालते हो तो क्या देखते हो, तो 7 कलर बन जाते हैं, VIBGYOR. जैसे 4000 से 7000 नैनोमीटर की विजिबल रेडिएशन, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है विजिबल रीजन, पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर. हाँ, मतलब 4000 7000 के बीच में सारी रेडिएशन है आपके पास, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस. अगर मान लो मुझे किसी स्पेक्ट्रम में ऐसे मिलता है 4000, फिर मिला 6000, फिर मिला 8000, बीच में कोई रेडिएशन नहीं है, 4 से 6 के बीच में कोई वेव नहीं मिली आपको, कोई वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं मिली, 6 से 8 के बीच में कोई नहीं मिली, सीधी 7 कोई नहीं, सीधी 8 वाली है, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रीट. देखो ये लाइन कंटिन्यूस है, ये लाइन बीच बीच से ब्रेक होके जा रही है, तो इसे बोलते हैं डिस्क्रीट लाइन, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. नोट करिए इस बात को एक बार जल्दी से. एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए फटाफट. हाँ, हो गया, यस. हाँ, वही टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ. हो गया टॉपिक कंप्लीट, बस एक दो न्यूमेरिकल देखो फिर कंप्लीट हो गया. फिर छोड़ दिया. क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है. द number of particles scattered at 60 degree and 100 per minute, 100 डिग्री पर
per minute in an alpha particles experiment using the gold foil, calculate the number of particle per minute scattered at 90 degree angle. ठीक है. हाँ, where number of alpha particles scattered at 60 degree and 100 per minute in alpha particle experiment. ठीक है. Calculate the number of particles emit per minute scattered at an angle of 90 degree. तो देखो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला था के जेड ई स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाई 2. ठीक है. तो के जेड तो कुछ दे ही नहीं रखा, सीधा सीधा. हाँ, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2. तो नंबर ऑफ पार्टिकल एट 90 डिग्री में पूछा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल एट 60 डिग्री. कितना आ जाएगा? n60. ये उल्टा कर दो. यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन उल्टा है तो यहाँ जाएगा साइन 60 बाई 2, यहाँ आ जाएगा साइन 90 बाई 2. तो साइन 90 बाई साइन 60 बराबर साइन 30 बाई साइन 45 डिग्री. साइन 90 बाई साइन 60, साइन 30 बच्चों 1/2 और साइन 45 1/√2. साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ऊपर चला जाएगा, तो ये सोल्व कर लेना आगे आप लोग. कितना आ जाएगा? √2/2. सोल्व कर लेना. ठीक है. हाँ, इसकी पावर 4 भी है भाई, पावर 4 चलती रहेगी. हाँ, तो ये आपको 100 दे रखा है, मैं कर ही देती हूँ. एंड 90 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना. सही आया था, हर्ष का सही आया था. हर्ष ने मैसेज करा था ना अभी. हाँ, कर लेना सॉल्व इसको. ठीक है. हाँ, करिए जल्दी से. कर लिया. एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अभी क्लास छोड़ते. लास्ट क्वेश्चन एक और. हाँ, 2 फॉर्मूले पे 2 न्यूमेरिकल करवा देते बस. लास्ट क्वेश्चन. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे और देख लो एक न्यूमेरिकल छोटा सा. न्यूमेरिकल है आपके पास. A beam of alpha particle of velocity 2.1 10⁻⁷. जनरली अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी इसी ऑर्डर में होती है. is scattered by a gold foil find the distance of closest approach of the alpha particle to gold foil the value of charge to mass of alpha particle. कितनी देर रखी भैया आपको? 4.8 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम. 4.8 10⁻⁷
पर कूलम किलोग्राम। ठीक है, हाँ। तो देखिए आर क्या था आपके पास 2k जेड स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2k जेड ई काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, हाँ। वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे आपको, तो E बाई एम भी दे रखा, तो E बाई एम निकाल लो। तो ये बना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, जेड 79, E बाई एम दे रखा ये 4.8 10⁻7, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19, और वेलोसिटी दे रखी है 2.1 10⁻7 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करने लगा तो ये मिलेगा 2.5 10⁻14 मीटर, अप्रोक्सीमेटली फर्मी ऑर्डर में कह सकते हो। ठीक है, हाँ, अप्रोक्सीमेट फर्मी ऑर्डर। यस 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 अमन, यस बेटा, हाँ। ठीक है, बाकी एक बार प्रैक्टिस प्रॉब्लम से लगा लेना सारे क्वेश्चंस। हाँ, ये टॉपिक कंप्लीट। फिर से एक बार रिवीजन दे देती हूँ। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की दी थी। अजम्पशन क्या थी? मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास एम्प्टी, सम पार्टिकल डिफरेंट एट 180 डिग्री, सम एट 90 डिग्री। ठीक है, फिर हमने निकाला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और हमने इम्पैक्ट है पैरामीटर। ठीक है, और मैं अटेंडेंस लेते हैं, 1 सेकंड रुको।